प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में रैली की और एनसीपी के 70,000 करोड़ की सिंचाई और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले को उठाया, सख्त कार्रवाई का वादा किया। और ये सीधे सीधे आरोप अजीत पवार से जाकर जुड़ते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसी व्यक्ति को बीजेपी ने सत्ता में न सिर्फ डिप्टी सीएम बनाया, बल्कि उसी अजीत पवार को राज्य के खजाने की चाबी दे दी, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने करप्शन के इतने बड़े बड़े आरोप लगाकर कार्रवाई का वादा किया था। आखिर ये कैसी लड़ाई है करप्शन के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की? आखिर ये कैसी लड़ाई वो लड़ रहे हैं जिसमें जिस व्यक्ति पर वो करप्शन के आरोप लगाते हैं उसी को राज्य के खजाने की चाबी दे देते हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली बेग। अजीत पवार ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और शरद पवार से बगावत कर ली, सीधे विपक्षी बेंच से सत्ता की कुर्सी हासिल कर ली। उन्होंने अपने और अपने विधायकों के लिए महत्वपूर्ण विभाग पाने के लिए सीधे दिल्ली की ओर रुख किया और मलाईदार महकमे झटक लिए। एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों ने अजीत पवार को वित्तीय हिसाब किताब पाने से रोकने के लिए खूब जंग लड़ी। इसके बावजूद अजीत पवार अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करके राज्य के खजाने की चाबियां अपने पास रखने में कामयाब हो गए। खास बात यह है कि पृथ्वीराज चौहान की सरकार में, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार में और अब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार में अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय है, यानी कि खजाने की चाबी है। एकनाथ शिंदे की बगावत में शिवसेना विधायकों ने यह कहा था और ये कहकर नाता तोड़ा था कि महाअघाड़ी सरकार में अजीत पवार फंड नहीं दे रहे हैं उनके इलाकों के लिए और अजीत पवार वित्त मंत्री हैं, लिहाजा वो फंड पर चाबी लगाकर बैठे। लेकिन एक साल के अंदर ही समय बदल गया। अब वित्त मंत्री एक बार फिर अजीत पवार हो गए क्योंकि उन्होंने खेमा बदल लिया है। ऐसे में शिंदे गुट के विधायक अब क्या कहेंगे? अब भी यही कहेंगे कि उनकी बात नहीं मानी जा रही है, इसलिए वो वापस उद्धव ठाकरे के पास जा रहे हैं। इसलिए इस बात की चर्चा जोरों पर है कि शिंदे गुट के विधायक अपने इस अकथनीय असहनीय दर्द को, अपनी इस पीड़ा को अब चर्चा के दौरान लेकर आ रहे हैं। और चर्चा इस बात को लेकर भी है कि शिंदे गुट के विधायक वापसी की राह पर है। 2019 में अजीत पवार के साथ उंगलियों पर गिने जा सकते थे उनके विधायक, लेकिन अब बड़ी तादाद में विधायक उनके पास हैं। इन विधायकों को बीजेपी अपने साथ रखना चाहती है तो उन्हें किसी न किसी तौर पर ताकत देनी जरूरी है। दूसरी ओर यह तय है कि विधायकों को लालच देकर अपनी ओर मिलाया जाएगा, दूसरे और विधायकों को लाया जाएगा। इसलिए काम को हासिल करने के लिए वित्त विभाग के अलावा कोई और महकमा ऐसा नहीं था जो ताकत दे सकता था। अजीत पवार के ग्रुप में बड़ी तादाद में विधायक चीनी मिल चलाते हैं। कई विधायकों के मन में चीनी मिलों को लेकर सवाल है। इन मुद्दों को सुलझाने के लिए भी विधायक अजीत पवार के साथ चले गए, तो उन्हें ताकत तो देनी थी, अजीत पवार को ताकत तो मिलनी थी। अजीत पवार के पास आर्थिक ताकत, हिसाब किताब तो आना ही था। ऐसे में अजीत पवार के पास ये ताकत आ गई। अजीत पवार कई विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र में अब काम शुरू करवाएंगे, बड़े टेंडर देंगे, पैसा देंगे और इसके साथ ही जो विधायकों को अपनी चीनी मिल चलाने में मुश्किल आ रही है उनको हल करेंगे, पैसा निकालेंगे सरकारी खजाने से। और अब क्या प्रधानमंत्री गारंटी लेंगे कि जो 70,000 करोड़ और 25,000 करोड़ के घोटाले के बड़े बड़े आरोप लगाए थे कि अब अजीत पवार पाक साफ हो गए, कोई घोटाला नहीं करेंगे? और जो 70,000 और 25,000 करोड़ के घोटाले के आरोप थे उसकी जांच अब होगी या बंद हो गई वो जांच? या फिर अजीत पवार जैसे ही बीजेपी के साथ आए तो करप्शन उनके कपड़ों से, उनके ऊपर से, उनके ऊपर लगे आरोपों से सब धुल गया? ऐसे में बड़े सवाल हैं कि जिस व्यक्ति को बीजेपी ने करप्ट बताया, जिस व्यक्ति को सबसे बड़ा घोटालेबाज बताया, उसी को डिप्टी सीएम के साथ साथ राज्य के खजाने की चाबी भी दे दी।